We had started the topic of collision of bodies or impact. We had discussed about two types of impact, central impact and oblique impact. The differentiation being based on whether the direction of travel of the bodies about to collide are along the line of impact or making an angle with the line of impact. So on the basis of this, you differentiate them as central impact or oblique impact. And then we had understood the complete mechanism of the collision of two bodies. We had understood about, हाँ सर मेरे को इसमें ये प्रॉब्लम आई थी। हाँ बोलो। आपने ये बताया ना पूरी, हाँ क्या प्रॉब्लम आई बताओ। उसमें सर मतलब है ना, एक तो अपन दोनों कोलाइड कर रहे, कोलिजन हो रहा है ना, तो रिबाउंड फेज और जो कंप्रेशन, उसमें सर एरो जो है ना डायरेक्शन, वो एक दूसरे के हाँ आमने सामने है और फिर बाद में एकदम सेम है। इसमें फिगर में देख के बताऊं, हाँ इसमें इसी में बोल सकते हो क्या आप। हाँ सर, इसमें ये ए हाँ बी में बोलो। देखो, कंप्रेशन फेज में तो आमने सामने एक दूसरे के अपोजिट बता रखे एरो हेड, और हाँ रिबाउंड में भी अपोजिट बता रखे हैं, और फिर हाँ इसके फेज में एकदम सेम है डायरेक्शन दोनों की। सेम ही होगा ना भाई। कंप्रेस आप जब ए बी को प्रेस कर रहा है और बी ए को प्रेस कर रहा है, तो ये जो एरोज हैं ये इनके द्वारा लगाई जाने वाली फोर्सेस हैं। ए के अंदर जो एरो दिख रहा है दैट इज द फोर्स अप्लाइड बाय ए ऑन बी, और बी में जो एरो दिखा रखा है अंदर दैट इज द फोर्स अप्लाइड बाय बी ऑन ए। अब कंप्रेशन फेज में भी यही होगा और रिबाउंड फेज में भी यही होगा। रिबाउंड जब होंगे तो ए और बी एक दूसरे को आपस में दूर फेंक रहे हैं, ठीक है, तो भी यही सेम सिचुएशन आएगी। बी जो है जब ए को अपने से दूर फेंक रहा है तो बी का एरो पीछे को होगा, और ए जब बी को दूर फेंक रहा है तो ए का एरो आगे को होगा। सेम चीज ही बनेगी दोनों केस में, इसमें कोई हाथ से शक ही नहीं है। लगभग देयर एब्सोल्युटली राइट। बता रहे ना, हाँ मुझे लगा ये उसकी डायरेक्शन बता रहे हैं। नहीं 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 नहीं, ये इनकी फोर्सेस की डायरेक्शन है, ये इनके मोशन की डायरेक्शन नहीं है। मोशन की डायरेक्शन तो सिर्फ ये जो, ये आपको एक रेक्टेंगल सा दिख रहा है ना, शेडेड सा रेक्टेंगल, ये देखो, इस रेक्टेंगल के बाहर है जो मोशन के एरोज दिखा रखे हैं, वो वेलोसिटी के एरोज है। ये एरो मोमेंटम की एरोज हैं, ये एरो मोमेंटम की एरोज हैं, और ये जो एरोज हैं ये इम्पल्स की एरोज हैं। ये हाँ जो सर। ऊपर लिखा हुआ है ना, इंटेग्रल पी डी टी, हम्म। इनकी एरोज हैं, ठीक है। यस सर। और सर हाँ इसमें अपन ये स्फेयर लेते हैं, इसकी जगह वो भी तो ले सकते हैं, क्यूब। ये आप पिछले क्लास में एब्सेंट थे क्या। नहीं सर, था तो सही, एब्सेंट नहीं था मैं, क्या रिकॉर्डिंग सुन ली थी, तो मतलब क्यूब तो ले सकते हैं ना, क्योंकि बिल्कुल उसमें ले भी सकते हैं, लेकिन फिर उसमें मैंने आपको ये बताया था ना कि क्यूब का कौन सा पार्ट कौन से पार्ट से टकराएगा, उसकी एक प्रोबेबिलिस्टिक नेचर और आ जाएगी कोलिजन में, तो वो प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो इसीलिए अपन क्या करते हैं, अपन को चूंकि इसकी सिंपल मैथमेटिकल एनालिसिस करनी है, तो इसलिए अपन वो कॉम्प्लेक्सिटी एलिमिनेट कर देते हैं कि भाई व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विच पार्ट ऑफ द क्यूब स्ट्राइकिंग अनदर पार्ट ऑफ द अनदर क्यूब। तो उस प्रोबेबिलिटी को एलिमिनेट करने के लिए अपन सिंपली रिप्रेजेंट करने के लिए स्फीयर लेते हैं। हालांकि कोलिजन के अंदर ऐसा कोई नियम नहीं है कि स्फीयर ही होना चाहिए, ठीक है। सर। हम्म। अब इसके बाद अपन चलते हैं सेंट्रल इम्पैक्ट की, अपन ने बात कर ली थी, ओब्लिक इम्पैक्ट की बात कर ली थी, ये कैसे एक दूसरे के साथ बिहेव करते हैं। एक बार और इसको देखें। पार्टिकल ए और ऑब्जेक्ट ए is approaching with a velocity of ua, and object b is moving with a velocity of ub. These are initial velocities. तो अब आगे आने वाली एनालिसिस के लिए अपन u को इनिशियल वेलोसिटी के तौर पे यूज करेंगे और v को फाइनल वेलोसिटी के तौर पे यूज करेंगे। इन दोनों के बीच में एक स्मॉल u, ये जो इंटरमीडिएट वेलोसिटी आई है, ये कब आई है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज वंस द कंप्रेशन फेज स्टार्ट्स there will be a point of time when maximum deformation or maximum compression has been reached.
at this point, and at this stage both the objects would be instantaneously moving with a common velocity u. इससे पहले जो स्टेज बन रही है इसमें कंप्रेशन हो रहा है, चल रहा है, तो इसका मतलब है कि ए की अभी वेलोसिटी और बी की अभी वेलोसिटी अभी भी कॉमन नहीं हुई है। हाँ, हालांकि टच होने के बाद उनकी इनिशियल जो यू ए और यू बी जो वेलोसिटी थी उससे थोड़ा सा डिफरेंट तो होगी इस स्टेज में वेलोसिटी, लेकिन वो ना तो यू होगी, ना यू ए होगी, ना यू बी होगी। तो यू ए और यू बी की इनिशियल वेलोसिटी से कॉमन यू वेलोसिटी आने के बीच में एक ट्रांजिशन फेज भी है, दैट इज कॉल्ड एज द कंप्रेशन फेज। लेकिन उसमें जो चेंजिंग वेलोसिटी है उससे अपन को मतलब नहीं है, अपन को एक इस वेलोसिटी से मतलब है जब पूरा कंप्रेशन हो चुका। फिर जैसे ही कंप्रेशन के बाद अब वापस एक्सपेंशन फेस आएगा या रिबाउंड फेस आएगा, तो उस दौरान फिर से वेलोसिटीज कुछ डिफरेंट होगी। अब इधर जो वेलोसिटी है इन दोनों की यू नहीं है, both of them have different velocities while they are rebounding or moving away from each other। और वो जो इंटरमीडिएट वेलोसिटी है उससे भी अपन को अभी मतलब नहीं है, अपन को मतलब ये तब है जब ये दोनों सेपरेट हो जाएंगी और इन दोनों को एक नई वेलोसिटी वी ए और वी बी मिल चुकी होगी। तो अपने डेरिवेशन के परव्यू में 5 वेलोसिटीज आ रही है। बिफोर कोलिजन द इनिशियल वेलोसिटीज यू ए एंड यू बी, after collision and after the compression phase has completed, at the time when maximum compression has been achieved, a common velocity of u with which both a and b will be moving, ये तीसरी वेलोसिटी अपने काम की है। और चौथी और पांचवी वेलोसिटी वो when after the rebound phase has completed, when the objects have separated and they are again moving with their individual velocities, that is va and vb। तो 5 वेलोसिटीज को लेके अपन काम कर रहे हैं, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं। पहली बात तो ये आती है when there is a collision between two bodies and there is no other external force which is influencing this collision। जब ये भिड़ रही हैं आपस में तब आपने ना तो सिस्टम से कोई फोर्स डिराइव करके बाहर निकाली, ना आपने कोई फोर्स सिस्टम के अंदर डाली। So when no external impulse is acting in between the colliding bodies, then we can definitely say that the momentum will be conserved। ठीक है, तो ये इक्वेशन जो है एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी, ये टोटल टर्म इनिशियल मोमेंटम हो गई बिफोर कोलिजन यहां पे, और ये जो टोटल टर्म है एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी, दिस इज द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन। And since in between the collision no external impulses were involved, the impulses that are shown here are part of the internal mechanism of the system। ये इनकी भिड़ंत की आपस की कहानी है, तो उसमें एक दूसरे के ऊपर इंपल्स लगा रहे हैं, ये इनके ऊपर कहीं बाहर से इंपल्स नहीं लगाई गई। तो इसीलिए चूंकि एक्सटर्नल इंपल्स इन्वॉल्व नहीं है, इंटरनल इंपल्स इन्वॉल्व है, तो मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन सेम रहेगा। तो इसीलिए ये इक्वेशन आप कभी भी लगा सकते हैं फॉर कोलिजन, ठीक है। अब एक बात आई थी कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की, वी हैड अंडरस्टूड दिस आल्सो। दिस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रेस्टिट्यूशन इंपल्स डिवाइडेड बाय द इंपल्स ऑफ कंप्रेशन। और एक बात और बताई थी, the value of E always lies between 0 and 1। The coefficient of restitution E will be 0 for which type of collision? बताइए, कल मैं पिछले क्लास में जो समझाया था किसी को याद हो तो बताइए। इलास्टिक। It is applicable, E equal to 0 कब होता है? For perfectly plastic collision, यानी कि दो ऑब्जेक्ट्स भिड़े, ये भिड़ने जा रहे हैं और भिड़ने के बाद ये एक लंप बन गई है, एक ही ऑब्जेक्ट बन गए और एक ही कॉमन वेलोसिटी से आगे चलते रहे, यानी कि रिबाउंड हुए ही नहीं, बिल्कुल भी रिबाउंड नहीं हुए। सो ई इज जीरो व्हेन द रिबाउंड इंपल्स इज जीरो।
and that happens for perfectly plastic collisions. When is the value of E equal to 1? When this impulse and the denominator impulse, यानी कि कंप्रेशन की impulse ये और रिबाउंड की impulse जब एक दूसरे के बराबर हो जाती है तो E की वैल्यू बनाई, ठीक है। एंड इन द केस ऑफ अ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। एनीवे, रेस्टिट्यूशन का अपन ने लॉजिक समझ लिया था, ये भी अपन ने समझ लिया था कि ये कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन टर्म अपन इंट्रोड्यूस क्यों कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज दिस गिव्स अ वेरी गुड आइडिया ऑफ द नेचर ऑफ इंपैक्ट ऑफ बॉडीज, ठीक है। तो अगर आप ये कहो दो बॉडीज भिड़ी और उसकी कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कोलिजन जो है वो 0.1 थी, तो इसके बारे में, इस कोलिजन के बारे में आप क्या कहोगे? थोड़ा सा अगर आपने इस चीज को समझा है तो आप ये कहोगे कि भाई तुम्हारी दो बॉडीज अगर गोल थी शुरू में, भिड़ंत के बाद वो सेपरेट तो हो गई लेकिन उनका शेप जो है वो चेंज हो गया। ये मेरे को कैसे पता लगा? सिर्फ इसको देख करके, क्योंकि E इक्वल टू 0 होता तो ये परफेक्टली प्लास्टिक कोलिजन होता, और ये 0.1 की जो रेस्टिट्यूशन वैल्यू है ये प्लास्टिक कोलिजन के बिल्कुल नजदीक है, 0 के बिल्कुल नजदीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो दो बॉडीज है इनकी इलास्टिसिटी बहुत कम है। तो इसका मतलब ये काफी कुछ चिकनी मिट्टी से मिलते जुलते मटेरियल के बने हुए होंगे, और अगर ये टकराए हैं तो इनका शेप जरूर चेंज हुआ हो। अगर दो ऑब्जेक्ट्स भिड़ी, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहा गया 0.98, तो इसके बारे में क्या कहोगे आप? तो आप इलास्टिक। कहोगे कि ये बहुत ही इलास्टिक ऑब्जेक्ट थी, या फिर ये कह लो कि रबर, या फिर इलास्टिक, स्पॉन्ज, इस तरह की कोई ऑब्जेक्ट रही होगी जो कि बिल्कुल अपना शेप ओरिजिनल वापस से हासिल कर रही है, बड़ी अच्छी तरह से डिफॉर्म हुई और वापस से रिबाउंड होकर के वही शेप ले लिया जो पहले था। So the coefficient of restitution, the values of coefficient of restitution in themselves speak a complete story about the collision. तो इससे अपन को एक अच्छा आभास मिल जाता है कोलिजन किस प्रकार का रहा होगा, मटेरियल किस प्रकार का रहा होगा। तो सर इसीलिए ये यूज होती है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कोलिजन की स्टडीज में। अब अपन को क्या करना है? वी हैव टू derive an important relationship for the value of E, कि भाई E को निकाले कैसे, ये कौन पता कर सकता है? क्षण भर के लिए तो दो ऑब्जेक्ट टकराती हैं आपस में, टकराई, उसमें कंप्रेशन हुआ, कॉमन वेलोसिटी वाला फेस आया, फिर रिबाउंड भी हुई, इस सब में कितना टाइम लगता है? मुश्किल से कोई आधा सेकंड लगता है। अब ऐसी कौन सी साइंस है जो कि ये पता कर सके कि इंपल्स ऑफ रिबाउंड कितना था और इंपल्स ऑफ कंप्रेशन कितना था? इसको नापोगे कैसे? हवा में दो गेंद फेंकी, हवा में टकराए, हवा में अलग हो गई, हु कैन मेजर इट? तो चूंकि ये सिर्फ एक गणित की तरह ना बन के रह जाए, वी हैव टू हैव सम मैकेनिज्म कि भाई इसको नापो, कैसे नापोगे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को? सो वी नीड अनदर मैथमेटिकल फॉर्मेट। दिस फॉर्मेट इज द डेफिनेशन, but this definition is not sufficient because we cannot measure coefficient of restitution using this equation. तो अब अपन अपन को जो कुछ जुगाड़ आता है, अपन ने जो कुछ सीखा है, उन चीजों को यूज करते हुए एक कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का नया फॉर्मूला निकालेंगे जो कि नापा जा सके फील्ड में। तो इन डूइंग सो व्हाट वी आर सेइंग इज, सर हाँ बोलो। सर अगर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0.5 एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ अब वापस से बोलो। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 0.5 रखे तो, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 0.5 रखे तो हाँ तो हो सकती है, वो तो मटेरियल पे सर डिपेंड करेगा ना आपका कैसा मटेरियल है। कुछ भी हो सकती है, वो 0 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकती है। नहीं सर 0.5 है तो वो इलास्टिक होगा या प्लास्टिक होगा? वो इन इन बिटवीन है वो भाई। 0.9 है तो भी परफेक्टली प्लास्टिक का है, थोड़ा सा प्लास्टिक थोड़ा सा इलास्टिक है, प्लास्टिक कम है इलास्टिक ज्यादा है।
अगर 0.1 है तो प्लास्टिक ज्यादा है, इलास्टिक कम है, परफेक्टली तो तब भी नहीं है। और 0.5 है तो 50-50% है, यानी कि 50% तो इलास्टिक और 50% प्लास्टिक है। 0.5 का मतलब ये हो गया। यस सर। ठीक है, ओके सर। ओके। तो अब अपन देख रहे थे कि अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ लीनियर इंपल्स मोमेंटम फॉर बॉडी ए बिफोर इंपैक्ट टू मैक्सिमम डिफॉर्मेशन। ठीक है, तो अब देखो, इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन लगा रहा हूं मैं सिर्फ बॉडी ए पे, बॉडी बी पे नहीं लगा रहा। इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन क्या कहती है? इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन सेज दैट impulse acting on the body from time t1 to t2 will be responsible for final momentum minus initial momentum। रफली अगर आप मन में आर्टिकुलेट करना चाहो कि भाई इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन को लगाते कैसे हैं, तो ऐसे लगाते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट ले लो और उस एक ऑब्जेक्ट को t1 टाइम से t2 टाइम तक ऑब्जर्व करो, और ये पता करो कि उतने ड्यूरेशन में उसके ऊपर टोटल इंपल्स कितनी एक्ट करी। इंपल्स क्या होता है? इट इज फोर्स इनटू टाइम। ठीक है, एंड इफ फोर्स इज not constant during t1 to t2, then impulse is calculated as integral from t1 to t2 f dt। तो आपकी जो भी फोर्स होगी अगर वो वेरिएबल है t1 से t2 के दौरान, तो इंपल्स को ऐसे नाप लेते हैं। ठीक है, और इंपल्स मोमेंटम थ्योरम सिंपली ये कहती है कि t1 से t2 तक का इंपल्स निकालो, वो इंपल्स ही जिम्मेदार होगी किस चीज के लिए? फॉर द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी, and that is observed as the final momentum at time t2 and the initial momentum at time t1। तो ये काम करना है अपने को। और मोमेंटम का क्या इक्वेशन होता है? m इंटू बी। तो अगर फाइनल मोमेंटम, फाइनल वेलोसिटी को v कहते हो और इनिशियल को u कहते हो, तो ऐसे लिख लो, कैसे भी लिख लो, जो भी आपकी इनिशियल और फाइनल मोमेंटम होगी। नाउ व्हाट वी वांट टू डू इज वी वांट टू अप्लाई impulse momentum equation on object A which was initially moving with velocity ua। अच्छा, अब मैं B की बना ही नहीं रहा क्योंकि B पे मैं लगा ही नहीं रहा ये इक्वेशन, आई एम अप्लाइंग इट ओनली ऑन A। और इसको कहां से लेके कहां तक लगाया है आपने? बिफोर इंपैक्ट तो इनिशियल हो गया, टू मैक्सिमम डिफॉर्मेशन ये फाइनल हो गया। ठीक है, अब ये देखो, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन मतलब ये स्टेज, वी आर डिस्कसिंग दिस स्टेज एज द फाइनल स्टेज एंड दिस स्टेज एज द इनिशियल स्टेज। तो अभी ये मानो कि ये जस्ट टक्कर जस्ट हो गई है इनकी। ठीक है, इनिशियल स्टेज में कंप्रेशन फेज अभी जस्ट चालू होने ही वाला है, तो इनिशियल और फाइनल के बीच में ये इंपल्स एक्ट करेगी आपके ऊपर। अब मेरे को इस फिगर में देख करके बताओ, सिंस आई एम कंसिडरिंग बॉडी ए, what will be the impulse acting from t1 to t2 on A? Will it be minus integral p dt और plus integral p dt? मैं A प्लस की बात इंटीग्रल कर रहा हूं, A पे माइनस p dt लूं या प्लस p dt लूं? प्लस पीडीटी। We have to take minus p dt क्योंकि when we talk about the impulse momentum equation, we are talking about the impulse acting on the body। तो ए के ऊपर मैं बात कर रहा हूं, तो मैं ये पूछूंगा कि ए पर कौन सी इंपल्स एक्ट कर रही है, ना कि ए दूसरों पे क्या इंपल्स लगा रहा है, वो नहीं पूछूंगा मैं। तो मैं क्या करूंगा, इफ आई लुक एट द फिगर आई सी दैट द इंपल्स एक्टिंग ऑन ए इज द वन अप्लाइड बाय बी विच इज माइनस पी इंटीग्रल डी टी। तो अब मैं इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन अगर लिखूं, तो impulse acting on A is minus integral t1 to t2 p dt। अब इसमें p वगैरह मुझे पता नहीं है,
बस मेरे को इतना पता है कि कुछ पी फोर्स टेम्पररी फोर्स थी जो कंप्रेशन के दौरान एक्ट करी, तो मैं अभी फिलहाल इसको ऐसे ही लिख रहा हूं, ठीक है। एंड दिस विल बी इक्वल टू व्हाट इज द फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी ए, फाइनल स्टेज ये है, तो बॉडी ए का फाइनल मोमेंटम इसमें से मेरे को जरा बताओ कोई। MU। mu, बिल्कुल सही। तो फाइनल मोमेंटम इज m इंटू यू माइनस इनिशियल मोमेंटम कितनी है MAUA। इसमें देखो, इट इज एम ए यू ए, इस पे भी एम ए लिख देते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को थोड़ा सा इन्होंने रीअरेंज कर रखा है, ये देखो इसको उधर ले गए थे, कोई दिक्कत नहीं है। सो ऑन रीअरेंजिंग दिस इक्वेशन कैन वी से, ये माइनस साइन को अगर मैं दोनों तरफ न्यूट्रलाइज कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा दिस विल बी एम ए इंटू यू ए माइनस यू, सही है। Now again applying principle of linear impulse momentum for body A from maximum deformation to the moment of separation. अब इस पे आ गए अपन। अब आपको क्या करना है, अब बॉडी ए की मैक्सिमम डिफॉर्मेशन वाली जो कंडीशन थी उसको अब आप इनिशियल स्टेज मानो, और उसके बाद रिबाउंड होने के बाद जब ये सेपरेट हो गए अब इसको फाइनल स्टेज मानो। तो इस स्टेज पे इसको इनिशियल और इसको फाइनल लेते हुए मैं फिर से इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन लगा सकता हूं, और वो भी किस पे, सिर्फ बॉडी ए पे। ठीक है, तो उससे मेरे को क्या मिलेगा, वापस से देख लो, इसके ऊपर अब ए के ऊपर कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है, माइनस आर डी टी की इंपल्स एक्ट कर रही है। सो इफ आई अगेन अप्लाई इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन, मैं यही लिख देता हूं क्योंकि यहां पे आपको फिगर भी दिख रहा है। द इंपल्स एक्टिंग बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल स्टेज on body A is minus integral T1 to T2 R dt। ये टोटल इंपल्स जब ए पे एक्ट करेगी इनिशियल से फाइनल स्टेज के बीच में, तो ये ए का मोमेंटम चेंज कर देगी, और ए का मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल लिखना है। बताओ फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी ए इसमें कितना आ रहा है, MAVA माइनस इट इज एम ए वी ए, ठीक है, और माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना है, MAU। इट इज अगेन एम ए यू, ठीक है। अब अगर मैं इस माइनस साइन को इधर से न्यूट्रलाइज कर दूं तो यहां माइनस लगाया, यहां पे प्लस हो गया, एंड देयरफॉर दिस बिकम्स इक्वल टू एम ए इंटू यू माइनस वी ए। ठीक है, इसको इधर लिख लेते हैं अपन, इंटीग्रल आर डी टी एम ए इंटू यू माइनस वी ए। अब आपको पता लग गया, इंटीग्रल पी डी टी is this, integral r dt is this, and coefficient of restitution is given by integral r dt upon integral p dt। तो अब आपको इन दोनों की वैल्यूज जब पता है तो आप इनका रेशियो ले सकते हैं। लुक एट दिस फिगर, आई विल से दैट माय कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज, इसको इसको इक्वेशन 2 लिख दूं, और इंटीग्रल पी dt वाले को इक्वेशन 1 लिख दूं। तो इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करना है, मेरे को यही करना है। एम ए और एम ए कैंसिल हो जाएंगे, सो आई विल गेट यू माइनस बी ए अपॉन यू ए माइनस यू। सही है क्या? यस सर।
इसको अब रख लेते हैं अपन इक्वेशन नंबर कैपिटल आई या कैपिटल 1 के नाम से। ठीक है, लेट अस चेक वेदर वी हैव गॉट द सेम आंसर और नॉट। u माइनस बी ए अपॉन यू ए माइनस यू। ठीक है, नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज you have to do the same thing in a similar manner. We can establish the value of coefficient of restitution by considering the three stages of body B. बॉडी बी पर भी अब ये 3 स्टेजेस आती हैं। ये सारी चीजें अगर हटा दें, ये देखो, लेट मी रिमूव ऑल दिस स्टफ। अब बॉडी बी को लेकर के पूरी कहानी बनाऊं, पहले इनिशियल स्टेज में ये लूंगा और फाइनल स्टेज ये लूंगा बॉडी बी के लिए। फिर उसके बाद सेकंड इक्वेशन के लिए इस स्टेज को इनिशियल मानूंगा और इस स्टेज को फाइनल मानूंगा। तो 2 इक्वेशन बनेगी। ये आप लोग खुद करें जिस तरह से अपन ने अभी इसको किया था, और साइन का ध्यान दें। अच्छा, बॉडी बी पे जो इंपल्स लग रही है उसकी वैल्यू माइनस पीडीटी है या प्लस पीडीटी है? प्लस पीडीटी। और उसी तरह से रेस्टिट्यूशन की इंपल्स भी प्लस आर डीटी होगी। ठीक है, तो ये आप अपने आप करके देखना एंड चेक whether you get this result for coefficient of restitution by considering body B. अब देखो, कोलिजन तो 2 चीजों के बीच में होता है, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन एक ए के लिए और एक बी के लिए हो ही नहीं सकता। ठीक है, वेट मिनट, ठीक है भाई। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज फॉर कोलिजन ऑफ 2 बॉडीज और इट इज वैलिड फॉर अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स। आप ये नहीं कह सकते कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ए ऑब्जेक्ट का और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बी ऑब्जेक्ट का, क्योंकि आपने दोनों से अलग अलग निकाला है। दे हैव टू बी द सेम। सो व्हाट यू वांट टू डू इज यू नाउ इक्वेट दीज। ठीक है, अब इसको एक तरीका तो इक्वेट करो, लेकिन अपन क्या चाहते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का एक कॉमन फॉर्मूला आना चाहिए। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, velocity of A after collision, velocity of A before collision, ये नापी जा सकती है। velocity of B after collision and velocity of B before collision नापी जा सकती है। the common velocity which exists only for a fraction of a second, ये बिल्कुल क्षण भर के लिए कोलाइड होती ऑब्जेक्ट पे अपीयर हुई और एकदम से गायब हो गई, ये नाप नहीं सकते। दिस कैनॉट बी मेजर्ड। और ये कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का जो इक्वेशन आपने ए और बी से निकाली है, ये आपके काम ही नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये यू बैठा हुआ है। आपने ए के लिए निकाला और आपने बी के लिए निकाला, दोनों सेम होनी चाहिए पहली बात तो, लेकिन इसमें ये जनाब जो यू बैठे हुए हैं, इनके कारण आप अभी भी ई नहीं नाप पा रहे हो। तो अब क्या करेंगे? we have to do a little bit of mathematical manipulation to eliminate this u from the expression of e. तो अब कैसे इसको एलिमिनेट करेंगे? ये बहुत आसान है। ये यहां पर मैंने इसका छोटा सा डेरिवेशन किया हुआ है जो बुक में नहीं दिया हुआ, तो आप इसको देख करके अपने आप समझ जाओगे। क्या किया है मैंने, इस एक इक्वेशन को पहले उठाओ और इस इक्वेशन को इस तरीके से रीअरेंज करो कि ये कुछ ऐसे आ जाए, u इज इक्वल टू समथिंग समथिंग आ जाए। यही किया है। कैसे किया? डिनोमिनेटर को e से मल्टीप्लाई किया, ये देखो इक्वल टू न्यूमरेटर आया, u वाली टर्म्स को एक साइड में ले आया, बाकी टर्म्स को दूसरे साइड में ले आया। सो आई गेट फ्रॉम दिस इक्वेशन, आई गेट कि स्मॉल u मस्ट बी इक्वल टू दिस। अब यही ट्रिक मैं सेकेंड वाली इक्वेशन पे भी लगाऊंगा। इसमें से भी मैं u को ऐसे सेपरेट करूंगा कि u इक्वल टू समथिंग समथिंग आ जाए। ये देखो, एक तो निकाल लिया u इक्वल टू समथिंग समथिंग, ये रहा। अब इस वाली इक्वेशन को अप्लाई करके फिर से मैंने u निकाला। अब u जो है अलग अलग तो हो नहीं सकती, इट हैज टू बी द सेम। तो मैं अब क्या करूंगा, इन दोनों को इक्वेट कर दूंगा। आई विल इक्वेट दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, और इन दोनों को इक्वेट करने पे ये जो सिंप्लीफिकेशन है ये आप देखोगे। सॉल्यूशन मैंने कर रखा है, आप एक बार देख लेना, जस्ट गो थ्रू दिस। ये कैंसिल हो गए, इसको रीअरेंज किया और e को सेपरेट किया, एंड देन फाइनली वी गेट द वैल्यू ऑफ coefficient of restitution as an expression which can be completely measured.
final velocity of B after collision, final velocity of A after collision, initial velocity of A before collision, initial velocity of B before collision. ये चारों क्वांटिटीज अब नापी जा सकती हैं, और अब इस इक्वेशन को आपको रटना है और ये डेरिवेशन आपको करना आना भी चाहिए, ठीक है। ये बहुत ही कॉमनली आस्क्ड डेरिवेशन है. दिस कैन बी आस्क्ड एज, you can mark it as an important question in your second midterm as well as RTO exam. Derive an expression for coefficient of restitution for impact or collision of two objects. पूरा प्रोसीजर देख लें. ये एक फिगर क्विकली बना लेना जिसमें कि आप ये सारी चीजें दिखा पाओ, क्योंकि ये सारी टर्म यूज हो रही है. इनिशियल वेलोसिटी, मास, इंपल्स, restitution की impulse, final velocity. So just draw this figure and then directly start disseminating the information कि coefficient of restitution को ऐसे define करते हैं. फिर हमने impulse momentum equation A पे लगाई दो stages में, एक तो इसको initial और इसको final मानते हुए, फिर इसको initial और इसको final मानते हुए, और उसको लेते हुए हमने एक coefficient of restitution का equation बना लिया. लेकिन इसमें u बैठा है तो इससे बात नहीं बनेगी. तो आपने क्या कहा, अब की बार b को उठाओ, b के ऊपर इसको इनिशियल और फाइनल मानते हुए और फिर इसको इनिशियल और फाइनल मानते हुए आपने इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन लगाई, और b को लेते हुए एक और बार कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का इक्वेशन बनाया, इसमें भी u बैठा हुआ है. फिर इन दोनों इक्वेशंस को ट्रीट किया जिससे कि u सेपरेट हो जाए, और u की वैल्यूज को जब इक्वेट किया तब जाकर के आपको ये एक्सप्रेशन मिला है. ठीक है, इसको याद रखने का क्या तरीका है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फाइनल फॉर्मूला डेरिवेशन तो आपको करना ही है, वो तो प्रैक्टिस करना आप, बट हाउ डू यू रिमेंबर इट. इसको याद करने के लिए देखो, न्यूमरेटर में दोनों फाइनल वेलोसिटीज बैठी हैं, डिनोमिनेटर में दोनों इनिशियल वेलोसिटीज बैठी हैं. न्यूमरेटर में सेकंड में से पहली वाली को माइनस करते हैं और डिनोमिनेटर में पहली वाली में से दूसरी वाली को माइनस करते हैं. b माइनस ए माइनस बी. न्यूमरेटर में फाइनल ऑफ b, फाइनल ऑफ a, डिनोमिनेटर में इनिशियल ऑफ a, इनिशियल ऑफ b. इस तरीके से याद कर लो, क्योंकि अब आप जब न्यूमेरिकल एग्जांपल सॉल्व करोगे तो ये डेरिवेशन करने का तो सवाल ही नहीं उठता. ये 5 मिनट में होने वाला डेरिवेशन है ही नहीं, इसमें कम से कम 10 से 15 मिनट लगेंगे आपको ये पूरी चीज डिराइव करने में. तो इसलिए रटना तो पड़ेगा, यू रिमेंबर इट. और वैसे भी मैंने अपने नोट्स में जो भी इक्वेशंस रटने हैं उनको एक तरह से बॉक्स या शेडेड पार्ट में दे ही रखा है. सो यू हैव टू प्रिपेयर अ लिस्टिंग ऑफ ऑल द इक्वेशंस दैट हैव टू बी रिमेंबर्ड. ये एक अलग से इक्वेशंस की लिस्ट बना करके इसको रटना है आपको. जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री के टेबल्स याद करते हो, या जैसे आप साइन कोसाइन के फॉर्मूले आपने रटे हैं, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले रटे हैं, उसी तरीके से एनालिटिकल सब्जेक्ट है आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, पूरा न्यूमेरिकल से भरा हुआ पेपर आएगा. तो आपको इक्वेशन टिप्स पे होनी चाहिए. कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन नींद से भी जगह के पूछे तो वीबी माइनस वी अपॉन यूएम माइनस यूपी रटा हुआ होना चाहिए. ठीक है, एनीवे ये चीज अपन पढ़ी चुके हैं. परफेक्टली प्लास्टिक इंपैक्ट E इक्वल टू 0, परफेक्टली इलास्टिक इंपैक्ट E इक्वल टू 1. ठीक है, और ये भी बता दूं, ये दोनों सिनारियो दे आर आइडियल केस सिनारियोज एंड डू नॉट ऑकर इन रियल लाइफ. ये सिर्फ ख्याली बातें होती हैं. फॉर ऑल रियल लाइफ इक्वेशंस दिस इक्वेशन इज वैलिड. E की वैल्यू 0 आपको कभी नहीं मिलेगी और E की वैल्यू आपको 1 कभी नहीं मिलेगी. इन दोनों के बीच में ही हर इंपैक्ट लाई करता है. एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए साइडलाइंस से बना करके डिफाइन कर दिया है. दिस इज अ वेरी गुड कैंडिडेट फॉर योर एग्जामिनेशन ऑल्सो. शो दैट काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड इन अ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन. ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम का लॉस तो नहीं होता, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये शो करो कि अगर कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी का भी लॉस नहीं होता. तो ये एक बहुत छोटा सा सिंपल डेरिवेशन है, ये आप लोग खुद देखें, ये मैं आपको कराऊंगा नहीं, यू डू इट योरसेल्फ.
कर रखा है मैंने, इसको आप लोग खुद पढ़ें। शुरुआती यहां से होती है कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 होगा, यानी कि वीबी माइनस वी ए अपॉन यू ए माइनस यूबी इक्वल टू 1, यहां से शुरू होता है। ठीक है, और मोमेंटम तो कंजर्व होगी होगी। अच्छा, अब मैं एक स्टेटमेंट करने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू मेक अ स्टेटमेंट, लिसन टू मी वेरी केयरफुली एंड टेल मी, simply tell me whether the statement is true or false. Now listen to the statement. In a collision which is not perfectly elastic, वापस से रिपीट कर रहा हूं, in a collision which is not perfectly elastic, that means the coefficient of restitution is somewhere between 0 and 1, neither 0 nor 1, the momentum will still be conserved. True or false? यस सर, ट्रू है। इट इज ट्रू। मोमेंटम तो कंजर्व होगी, एनर्जी कंजर्व्ड नहीं होगी। अगर वो परफेक्टली इलास्टिक नहीं है और अगर उसका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 से कम है तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, उसमें हीट जनरेट होती है, साउंड जनरेट होती है, और उसके कारण एनर्जी लॉस्ट हो जाती है। तो इनिशियली जितनी एनर्जी थी कोलिजन से पहले, कोलिजन के बाद उससे कम एनर्जी मिलेगी, लेकिन मोमेंटम में कोई लॉस नहीं होता। ये चीज बहुत जरूरी है। ओके, ये भी अच्छा रहा, अपन ने ये कर लिया। अब इसके बाद जाते हैं अपन ओब्लिक इम्पैक्ट। नाउ बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल्स आई विल सिंपली टेल यू व्हाट इज द जनरल ट्रेट ऑफ एन ओब्लिक इम्पैक्ट। ओब्लिक इम्पैक्ट की खासियत ये है कि किसी भी दिशा से बॉल आ सकती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन एन ओब्लिक इम्पैक्ट the first ball could be coming like this, the second ball could be coming like this, the first ball could be traveling perfectly along the y direction, but the second ball could be coming perfectly from the x direction। यानी कि कुल मिलाकर के ओब्लिक इम्पैक्ट में बॉल्स कहीं से भी आ सकती है। अभी अपन ने क्या पढ़ा था? अभी अपन ने ये पढ़ा था कि दोनों एक ही लाइन पे, और सारी डेरिवेशन इसके लिए की थी। ठीक है, नाउ व्हाट इज डिफरेंट इन ओब्लिक इम्पैक्ट? ओब्लिक इम्पैक्ट पे ये देखो, दो रैंडम डायरेक्शन से आती हुई बॉल्स को ले लिया, ए और बी। लाइन ऑफ इम्पैक्ट यहां पर इन्होंने एक्स डायरेक्शन के तौर पे चूज कर लिया। अब यहां पर एक ट्रिक है, देखो, क्या जरूरी है कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट एक्स डायरेक्शन में ही बने? क्या मैं ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं बना सकता, कोई ओब्लिक वाला, जिसमें कि इम्पैक्ट होने के बाद एक्स एक्सिस पे लाइन ऑफ इम्पैक्ट ना हो? फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि ये तो बाय एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। अब दो बॉल ऐसी भिड़ी साहब, लाइन ऑफ इम्पैक्ट कैसे बनाते हैं? यू हैव टू ड्रॉ द सेंटर ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स एंड देन यू हैव टू कनेक्ट एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू दिस सेंटर्स। तो अब मेरा लाइन ऑफ इम्पैक्ट तो ये हो गया, LOI मीन्स लाइन ऑफ इम्पैक्ट। अब मेरी लाइन ऑफ इम्पैक्ट ना तो एक्स डायरेक्शन में है ना वाई डायरेक्शन में है। अब मैं क्या करूं? अब मैं ये डेरिवेशन कैसे करूंगा जो यहां पे दे रखी है इन्होंने, ये जो एक्सप्रेशंस बना रखी है एक्स और वाई की? भाई इसमें प्रॉब्लम मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इन्होंने एक ऐसा केस ले लिया कि ए और बी कुछ अनजान दिशाओं से चलती हुई आई, लेकिन उनका इम्पैक्ट इस तरह से हुआ कि एग्जैक्टली एक्स एक्सिस पे इनकी लाइन ऑफ इम्पैक्ट बन रही है। लेकिन अगर ना बने तो क्या करोगे? ये है मेरा सवाल, जैसा कि मैंने बना दिया। तो क्या ये इक्वेशंस वैलिड होगी क्या? यहां पर जो अभी मैंने बताई नहीं है, लेकिन इसमें आप देख सकते हो, इसमें हर जगह पे एक्स सफिक्स और वाई सफिक्स लगे हुए हैं। सी, एक्स सफिक्स, वाई सफिक्स।
तो अभी जो भी समझाऊंगा वो अब कुल मिलाकर के आप बात तो समझ ही गए होंगे कि भाई एक्स बना दिया इन्होंने और वाई उसके परपेंडिकुलर बना दिया। अब ये क्या करने जा रहे हैं, ये सारी वेलोसिटीज और मोमेंटम्स को एक्स और वाई में स्प्लिट कर देंगे। तो उस हिसाब से कुछ काम होने जा रहा है। लेकिन मेरा तो सवाल यह है कि साहब अगर कोलिजन इस तरह का हो जाए कि ना तो एक्स पे पड़ रहा हो लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ना वाई पे पड़ रहा हो, तो मैं क्या करूंगा? कोई सोल्यूशन है क्या इसका आपके पास? और देखो इसके बाद ओब्लिक इम्पैक्ट पे बात भी नहीं हुई, फिर सीधे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। तो इसका मतलब है कि अगर एक्स डायरेक्शन पे या वाई डायरेक्शन पे इम्पैक्ट का लाइन नहीं पड़ रहा, तो आपके पास कोई फॉर्मूला ही नहीं है यूज करने के लिए। नाउ कैन एनीबडी यूज सम स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ लॉजिक एंड टेल मी व्हाट हैज टू बी डन? सर साइन क्या कर सकते हैं इसमें? के कंपोनेंट बनाएंगे लाइन ऑफ इम्पैक्ट के। क्या करेंगे? लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर और वर्टिकुलर, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट बनाएंगे। इसके कंपोनेंट लेंगे। हाँ इसका ऑल्टरनेटिव यही है कि आपका अगर लाइन ऑफ इम्पैक्ट ऐसा बनता है, ध्यान से सुनना, तो आप एक्सिस ही ऐसी बना दो। क्या ये काम करने से आपको किसी ने आज तक रोका है? सर। समझ गए? आपको किसने कहा कि एक्स और वाई ऐसे ही बनते हैं हमेशा? कि आपकी आंखों के सामने से जो हॉरिजॉन्टल हो उसको एक्स बनाओ और आपकी आंखों के सामने जो वर्टिकल हो उसको वाई बनाओ। हु टोल्ड यू? नोबडी टोल्ड यू, वी एज्यूम इट। और ये मैंने मैकेनिक्स की क्लास में भी आपको एक बार शायद बताया था। और अगर कोई अच्छी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक लेकर के आप पढ़ोगे तो वो उसमें जरूर बताते हैं ये बात कि ये जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये इमेजिनरी एक्सिस हैं। और इमेजिनरी एक्सिस होने के कारण हर यूजर को अधिकार है कि वो इसको कैसे देखना चाहता है या कैसे लगाना चाहता है। तो आप पहले एक्स और वाई मत बनाओ, आप पहले लाइन ऑफ इम्पैक्ट बनाओ। फॉर एग्जाम्पल आई विल मेक अनदर कोलिजन which happens like this, and now my line of impact is like this. What should I do? This is neither horizontal nor vertical. You don't have to do anything. You have to make this line of impact as x and the perpendicular line as y. और अब आपकी वेलोसिटीज के जो भी कंपोनेंट बनेंगे फाइनल और इनिशियल के, वो इन एक्स और वाई पे बन जाएंगे। समझ में आया क्या इसमें लॉजिक है? यस सर। जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है पहले वो बनाना है और लाइन ऑफ इम्पैक्ट को x बनाना है और उसके परपेंडिकुलर y बनाना है। अब वो x और y थोड़े से टेढ़े रहे तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। अब मैंने कहा कि इनिशियली ए ऑब्जेक्ट तो यों आई थी, बी ऑब्जेक्ट यों आई थी, और टकराने के बाद बी ऑब्जेक्ट चली गई यों और ए ऑब्जेक्ट चली गई यों, ऐसे टकरा करके चले गए। अब बना लो इसके एंगल। ये वेलोसिटी ऑफ बी, ये इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी, ये इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए, दिस इज फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए। अब सारे एंगल आ जाएंगे। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए एक्स से कितना बनाता है उसको थीटा ए नाम दे दो। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी एक्स से कितना एंगल बनाता है उसको थीटा बी नाम दे दो। फाइनल वेलोसिटी ऑफ बी एक्स से कितना बनाता है उसको अल्फा बी नाम दे दो। फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए एक्स से कितना बनाता है उसको अल्फा ए नाम दे दो। हो गई सारी काम खत्म। ये काम करना है अपने को, ठीक है? तो ये इसीलिए बता दिया कि हर इम्पैक्ट एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल लाइन पे लाइन ऑफ इम्पैक्ट बनाए ये जरूरी नहीं है। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो उसके लिए कोई अलग डेरिवेशन आपको नहीं चाहिए। ऑल यू नीड टू डू इज रिमेंबर दिस, whatever the line of impact is, you choose that line as the x-axis and make another perpendicular line as the y-axis, and now you can conveniently
take the components of velocities and momentums along the x and y directions. ठीक है, अब ये कहने के बाद अब अपन आगे चलते हैं। ठीक है, इस डायग्राम को देख लो, अब ये सारी चीजें क्लियर हो गई है। अभी फिलहाल अपना लाइन ऑफ इंपैक्ट ये है। ओब्लिक इंपैक्ट की खासियत ये है, किसी भी दिशा से आ सकती है और किसी भी दिशा पे जा सकती है। तो अभी टेम्पोररली अपन ने ये कहा θ1 एंगल विथ एक्स पे ए आ रहा है, θ2 एंगल विथ एक्स पे बी आ रहा है। इनकी टक्कर हुई, टक्कर के टाइम पे लाइन ऑफ इंपैक्ट एक्स एक्सिस था। टक्कर के बाद ए जो है वो एक्स से α1 एंगल बनाती हुई गई और बी जो है वो एक्स से α2 एंगल बनाती हुई गई। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से सुनना, बॉल ए और बॉल बी को आते हुए मैं देख रहा हूं, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि यू ए मुझे पता है, यू बी मुझे पता है, θ1 मुझे पता है और θ2 मुझे पता है। कैन आई से दिस? क्यों मैं ऐसा कह सकता हूं? क्योंकि क्वेश्चन इसी तरह का बनेगा कि भाई ए और बी इतनी वेलोसिटी से टक्कर करने जा रहे हैं और वो इतने एंगल पे भिड़ने जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि भिड़ंत होने के बाद वो कितनी वेलोसिटी से वापस से अपनी दिशा बदल के कितनी वेलोसिटी से जाएंगे, और ये भी नहीं पता कि उनकी नई दिशा यानी कि नए एंगल α1 और α2 क्या होंगे। So I don't know α1, I don't know α2, I don't know what the final velocity of A will be, and I don't know what the final velocity of B will be. क्या ये sufficiently प्रॉब्लम को कैप्चर करती है कि नहीं? आपको समझ में आया? एक ओब्लिक इंपैक्ट की प्रॉब्लम में यही है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। Whenever an oblique impact occurs, the problem is stated like this: फलाना वेलोसिटी एट दिस एंगल पे ए आ रही है, फलाना वेलोसिटी एट दिस एंगल पे बी आ रही है, यानी कि यू ए और यू बी दे देंगे, θ1 और θ2 दे देंगे। अब ये पता करो। हाँ सर ये ऐसे नहीं आ सकती क्या, मतलब प्रॉब्लम इसकी उल्टी भी आ अपने सकती है, उल्टी भी आ कैसे? सकती है कि भाई इनिशियल तो पता नहीं, इंपैक्ट के बाद इतना था, ये भी आ सकता है। ठीक है, दैट कैन कम, बट द थिंग इज कि इसमें 4 अननोन रहेंगे आपके। ठीक है, या तो इनिशियल पता करने को बोल देंगे जैसा आपने अभी पूछा, ये भी कर सकते हैं, थोड़ा ट्रिकी बना देंगे क्वेश्चन को, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन अगर पूछे तो वो ऐसा ही रहेगा कि इनिशियल कंडीशंस दे दी और फाइनल कंडीशंस निकालो। तो उस केस में आपके पास 4 अननोन है। यू डोंट नो वी ए, यू डोंट नो वी बी, यू डोंट नो α1, यू डोंट नो α2। और ये तो मैथमेटिक्स का सीधा साधा सिद्धांत है कि अगर आपको 4 अननोन क्वांटिटीज के बारे में जानकारी चाहिए, देन यू विल रिक्वायर टू यूज 4 इंडिपेंडेंट इक्वेशंस। तो 4 इक्वेशंस तो आपको चाहिए 4 अननोन निकालने के लिए, उससे कम में बात ही नहीं बनेगी। तो अब आपको जितनी भी मैकेनिक्स कोलिजन की आती है, ओब्लिक इंपैक्ट से ऊपर आपने जितनी चीजें कोलिजन और इंपैक्ट को लेकर के पढ़ ली, उन चीजों को यूज करते हुए आपको 4 इक्वेशन बनाने आने चाहिए। कोई से भी 4 बनाओ, अलग अलग 4 इक्वेशन बनाने आनी चाहिए। तो अब देखो ये इन्होंने गाइडलाइन दे दी है कि आपको परेशान नहीं होना है, हम पहले ही बता देते हैं कौन सी 4 इक्वेशन काम आएंगी इसमें। एक तो यूनिवर्सल इक्वेशन है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, अब इन्होंने कहा लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट। तो ये कह रहे हैं कि लाइन ऑफ इंपैक्ट कौन सा है? एक्स की डायरेक्शन है। तो एक्स डायरेक्शन में आपकी एम ए इंटू यू ए का एक्स कंपोनेंट प्लस एम बी इंटू यू बी का एक्स कंपोनेंट विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम अलोंग द एक्स डायरेक्शन, यानी कि एम ए इंटू वी ए का एक्स कंपोनेंट और एम बी इंटू वी बी का एक्स कंपोनेंट। अब चलो मैं ये भी बता देता हूं, ये जो एक्स कंपोनेंट है इसका क्या मतलब है।
क्या आप इस फिगर को देख करके, लाल लाल हटा देते हैं, कैन एनीबडी सिंपली टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VBX फ्रॉम दिस फिगर? VB का X कंपोनेंट क्या है? फिगर देख के VB बताओ। cos अल्फा। VB cos अल्फा। cos अल्फा alpha 2। दिस इज योर VBX। समझ में आ गया? अब उसी तरीके से आपको यह भी पता है UAX, रैंडमली पूछो तो क्या है, व्हाट इज UAX? फिगर में देख के बता दो। cos theta 1 UA cos theta 1 इट इज UA cos थीटा 1। समझ में आ गया ना? ये है इसका X कंपोनेंट। तो अब आपको ये भी पता लग गया कि ये सफिक्स X जो लगा रखा है उसका क्या मतलब है। अब उसी तरह से सफिक्स Y अगर लगा दूं तो ये भी आपको पता है कैसे निकालना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज VAY? VAY क्या है? VA sin हम्म, alpha 1 बस। अब देखते हैं इसकी क्या गणित है। ये बोलता है इंपैक्ट किस लाइन पे हुआ? X लाइन पे लाइन ऑफ इंपैक्ट है, तो X डायरेक्शन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा। इसमें तो कोई तर्क ही नहीं है। ठीक है, फिर ये बोलता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला भी पता है, लेकिन इसके लिए लाइन ऑफ इंपैक्ट पर लगाना जरूरी है। ठीक है, आप कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला जो अभी सीख के आए हो वो ये, लेकिन ये फॉर्मूला आपने कौन से फिगर से डिराइव किया ये भी देखिए। आपने इस फिगर से डिराइव किया। central इस फिगर collision में कोई वाई कंपोनेंट था ही नहीं, इसमें प्योरली लाइन ऑफ इंपैक्ट आपने सेंट्रल इंपैक्ट के लिए डिराइव किया था। ठीक है, तो सेंट्रल इंपैक्ट में आपने एक्स डायरेक्शन को मानते हुए एक्स डायरेक्शन पर ही पूरी कहानी बना ली, और उसके बाद बोला कि मेरा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला ये है। लेकिन आप इसमें भूल गए कि इसमें आपके कोई दूसरे एंगल तो थे ही नहीं, तो इसलिए बेसिकली बात अभी भी यही हो रही है, VB की एक्स डायरेक्शन, VA की एक्स डायरेक्शन, UA की एक्स डायरेक्शन और UB की एक्स डायरेक्शन। एंड मोर ओवर यू रिमेंबर कि चूंकि आपकी सारी इंपल्सेस मोमेंटम सारी एक ही एक्स दिशा में थी, इसीलिए अपन ने इसको बिना एक्स लिखे ऐसे लिख दिया था। बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, important note, the formula for coefficient of restitution is applicable only along the line of impact। यानी कि अगर आप ये कहो भाई इसकी तो एक y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी भी है इनिशियली, इसकी भी y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है इनिशियली, और टकराने के बाद जो जा रही हैं उन दोनों की भी y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, तो क्या मैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन में x की जगह y लगा करके एक नया फॉर्मूला बना सकता हूं क्या? नहीं बना सकते। You cannot make an equation along the y direction for coefficient of restitution. Why? Because the line of impact is on x, it is not y. So suffix y करके coefficient of restitution की equation नहीं बना सकते, आपको x दिशा में ही coefficient of restitution बनाना पड़ेगा। अगर line of impact ऐसा होता, ये दोनों ऐसे टकराते, और अगर आपकी y एक्सिस लाइन ऑफ इंपैक्ट होती, तब आप यहां पर x न लग करके फिर आप यहां पे y लगाते। ठीक है, सो वी नीडेड 4 इंडिपेंडेंट इक्वेशंस, उसमें से एक इक्वेशन तो ये हो गई कि भाई लाइन ऑफ इंपैक्ट पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दो। ठीक है, लाइन ऑफ इंपैक्ट पे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का इक्वेशन लगा दो, दो हो गई। तीसरी इक्वेशन देखो, अब यहां पर बहुत इंटरेस्टिंग सी एक फैक्ट सामने आती है। ठीक है, ये बोल रहे हैं momentum of particle A is conserved along y-axis perpendicular to the line of impact since no impulse acts on particle A in this direction।
फोर्थ वाला पढ़ो, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल बी इज कंजर्व्ड अलोंग बाय एक्सिस परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इंपैक्ट सिंस नो इंपल्स एक्ट्स ऑन पार्टिकल बी इन दिस डायरेक्शन। अब यहां पर मैं आपके 5 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा क्लास के, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी है। ठीक है, अभी अगर मैंने क्लास बंद कर दी तो अपनी क्लास परसों होगी, फिर आपको इससे कांटेक्ट छूट जाएगा। सो प्लीज बियर विथ मी फॉर 5 more minutes सो दैट लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। ये देखो, एक बार ध्यान से सुनना। दो ऑब्जेक्ट्स आई, बॉडी ए, बॉडी बी, टकराई, फिर सेपरेट हो गई। स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। स्टेटमेंट्स बोल रहा हूं, आप सही है कि गलत बोलना। मोमेंटम in stage 1 is equal to momentum in stage 3 for the system। सही है क्या? मैंने कुछ नहीं बोला ये प्लास्टिक इंपैक्ट है, इलास्टिक है या इन बिटवीन है। नो नो क्लेम ऑफ एनी सॉर्ट। आई एम सिंपली सेइंग दैट टू बॉल्स कोलाइडेड ए एंड बी इन स्टेज 1। स्टेज 1 पे आ रही हैं, इंडिविजुअल मोमेंटम है दोनों की। स्टेज 2 पे टकराई और स्टेज 3 पे सेपरेट हो गई। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपको दे रहा हूं, the total momentum of the system in stage 1 is equal to total momentum of the system in stage 3। True or false? ट्रू है सर। It is true। Now listen to the second statement very carefully। Momentum of ball A in stage 1 is equal to momentum of ball A only in stage 3। Linear momentum of ball A in stage 1 is equal to linear momentum of ball A only। I am not talking about the system, I am talking only about ball A। Linear momentum of A at stage 3। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? यस सर। यस सर। ट्रू है फॉल्स बताओ? ट्रू। ट्रू ट्रू। इट इज फॉल्स। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू एक्सप्लेन टू यू। ये देखो, यहां पर आपने अभी जो चीज सीखी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअल पार्टिकल्स की मोमेंटम कभी भी कंजर्व्ड नहीं होती है। कब कंजर्व होगी? जब उस पर कोई इंपल्स नहीं लगे। भाई, ए के ऊपर कोई एक्सटर्नल इंपल्स नहीं लगा, ये तो अपन ने मान लिया। लेकिन ए के ऊपर बी तो इंपल्स लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है सेकंड स्टेज पे? ये बताओ आप। अप्लाई यस हो रही है सर। सर। तो अगर ए के ऊपर हल्का सा भी कोई इंपल्स, चाहे इंटरनल सिस्टम का हो चाहे एक्सटर्नल सिस्टम का हो, तो ए का मोमेंटम तो चेंज होगा। ठीक है, उसी तरीके से बी की अगर बात करूं इंडिविजुअली, तो बी की जो ओरिजिनल इंपल्स थी स्टेज 1 में, इंपल्स सॉरी मोमेंटम थी, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल बी एट स्टेज 1 is not equal to momentum of B at stage 3, but momentum of A at stage 1 plus momentum of B at stage 1 will definitely be equal to momentum of A at stage 3 plus momentum of B at stage 3। ये तो अभी भी लागू होगी। समझ में आया आपको? तो यहां पर आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखी कि सिस्टम की मोमेंटम कंजर्व्ड होती है, इंडिविजुअल पार्टिकल की मोमेंटम कंजर्व्ड नहीं होती। ठीक है, अब मैं ये क्या कह रहा हूं कि एक बॉडी चल रही है, ना तो इससे बी टकराया ना सी टकराया, ना हवा चली ना कुछ चला, ये एक वेलोसिटी से चलती जा रही है, इस पे कोई इंपल्स नहीं पड़ा। और फिर मैंने एक नया स्टेज बना करके बोला कि हाँ भाई कुछ हुआ तुमको? बोला नहीं, कुछ नहीं। अब मैंने इसको बोला स्टेज 1 और इसको बोला स्टेज 2। क्या अब मैं ये कह सकता हूं
कि मोमेंटम ऑफ बॉडी ए एट स्टेज 1 इक्वल टू मोमेंटम ऑफ body A at stage 2. Yes, sir. When no impulse of any sort acts between two stages, can I say that even for an individual particle or a body, the momentum will still be conserved? अब मैंने सिस्टम की बात नहीं की, अब मैंने सिर्फ एक पार्टिकल ए की बात की जिसके ऊपर कोई इंपल्स ही नहीं लगी दो स्टेजेस के बीच में, तो क्या इसकी मोमेंटम कंजर्व्ड होगी क्या? Yes, sir, conserved होगी. तो कंजर्व्ड होगी. सो दिस इज ट्रू. अब ये चीज समझने के बाद आप इस नोट्स की स्टेटमेंट पे आओ. अब यहां पर वापस से पढ़ो ये स्टेटमेंट 3 और स्टेटमेंट नंबर 4. ठीक है. इंपल्स कौन से डायरेक्शन में लगेगी? एक्स डायरेक्शन में लगेगी कि वाई डायरेक्शन में लगेगी? इंपल्स उस डायरेक्शन में लगती है जिस डायरेक्शन में लाइन ऑफ इंपैक्ट होता है. लाइन ऑफ इंपैक्ट चूंकि एक्स पर है तो सारी इंपल्सेस एक्स डायरेक्शन पे अलाइंड है. ए के ऊपर लगने वाली कंप्रेसिव इंपल्स, ए के ऊपर लगने वाली रिबाउंड की इंपल्स, बी पे लगने वाली कंप्रेसिव इंपल्स, बी पे लगने वाली रिबाउंड की इंपल्स. ये जो चार इंपल्सेस थी ना यहां पे, ये देखो 1 2 3 4, ये चारों इंपल्सेस लाइन ऑफ इंपैक्ट पर अलाइंड है. अगर मैं लाइन ऑफ इंपैक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चला जाऊं तो उस पर कोई इंपल्स नहीं है, और ये चीज ओब्लिक इंपैक्ट में भी लागू रहेगी. तो ओब्लिक इंपैक्ट में अब यहां पर एक इन्होंने तर्क किया है कि भाई सारी इंपल्सेस तो इसी डायरेक्शन में है ना, एक्स में. वाई डायरेक्शन में कोई इंपल्स है क्या? है ही नहीं. लेकिन वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी है क्या? है. तो इनका क्लेम है कि वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी. देख लो. अब वापस से स्टेटमेंट को पढ़ो. मोमेंटम ऑफ पार्टिकल ए अलोन, नॉट द सिस्टम, is conserved along y-axis perpendicular to line of impact since no impulse acts on particle A in this direction. अब क्लियर हुई कि नहीं हुई आपको बात? ये बताओ. Yes, बिल्कुल sir. पक्की क्लियर हो गई क्या? तो इसीलिए आपको मोमेंटम की इक्वेशन भी लगाने की जरूरत नहीं है. ये फिगर देख लो. जब कोई इंपल्स ही नहीं लगेगा तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज ही नहीं आएगा. जो पहले वेलोसिटी थी वही वेलोसिटी रहेगी उसकी. तो अब आप इसको कन्वीनियंटली ये कह सकते हो कि भले दिशा बदल जाए लेकिन न्यूमेरिकली वाई डायरेक्शन में ए जो वेलोसिटी लेके आ रहा था, टकराने के बाद वाई डायरेक्शन की फाइनल वेलोसिटी ए की उतनी ही रहेगी. इट विल नॉट चेंज. ठीक है. इट विल बी द सेम. एंड सिमिलरली momentum of particle B is conserved along y-axis perpendicular to the line of impact since no impulse acts on particle B. तो पार्टिकल बी पे अकेले पे भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लग जाएगी और m और m कैंसिल हो जाएंगे. तो वापस से वही बात बन जाएगी कि इनिशियल y डायरेक्शन वेलोसिटी ऑफ B इक्वल टू फाइनल y डायरेक्शन वेलोसिटी ऑफ B. तो ये आपकी तीसरी इक्वेशन और चौथी इक्वेशन बन गई. And thus you have two equations along the line of impact and two equations perpendicular to line of impact. Total 4 equations which are sufficient for calculating the 4 unknown quantities. अब इसकी एक्चुअल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अपन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, तो आपको ये सारी कहानी और कंसोलिडेट हो जाएगी कि भाई इसको एक्चुअली अप्लाई कैसे करना है. ठीक है. I hope everything that I taught you today is absolutely clear. We will close Yes, the sir. lecture now. ठीक है. एक बार आप लगे रहना है साथ में मेरे, छोड़ के ना जाएं अटेंडेंस लेने से पहले. ठीक है. Okay, sir.